सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं अलीना इलियास और मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब। और आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है राना ताहिर साहब, भी एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर हैं, आप सब लोग जानते हैं। और कुछ और मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। पोलिटिकल सिचुएशन पे सबसे पहले हम बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है, तहकीकाती कमीशन के सामने कल असद उमर साहब पेश हुए, आज उस्मान बुज़दार पेश हुए, और अब कहा जा रहा है कि मुराद अली शाह साहब को भी कहा है कि आप ज़रा पेश हों, लेकिन उनकी तरफ से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो सामने आना शुरू हो गए हैं। कुछ इस हवाले से बात करेंगे। और आज एक बहुत अहम मुलाकात हुई है तारिक बशीर चीमा साहब की वज़ीर आज़म से। इसका क्या मकसद हो सकता है? जी समी साहब। जी अलीना, आपने अपने इब्तदाइये में कहा कि कुछ और मेहमान भी शरीक होंगे। मैं उनकी तफसील बता देता हूँ क्योंकि वो बहुत एक अहम इशू है जिस पर हम बात करेंगे। हुकूमत ने जो छोटी मार्केट्स हैं, दुकानें हैं, उनको तो खोलने का ऐलान किया है, लेकिन इसके साथ ही एक टाइम लिमिट भी बनाई है, जिसका हमने ये देखा पिछले 2 दिनों में कि बेपनाह हजूम हुआ है। क्योंकि चंद घंटों के लिए दुकानें खुलती हैं, लोग रश करते हैं, और वो जो SOPs बनाए गए थे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, वो शायद उस तरीके से नहीं हो पा रहे। इस बीच में जो बड़े शॉपिंग सेंटर्स हैं, उनके भी कुछ कंसर्न्स हैं, उनके भी कुछ तजावीज़ हैं। आज हम उस पर बात करेंगे, और उसके लिए हमारे साथ सेंटोरस के CEO सरदार यासिर साहब होंगे। फिर फैसल नदीम साहब हैं, ये डायरेक्टर हैं डॉलमेन मॉल कराची के, वो भी हमारे साथ होंगे। तारिक महमूद साहब हैं, ये चेयरमैन हैं पाकिस्तान चेन एसोसिएशन के, वो भी हमारे साथ गुफ्तगू में शरीक होंगे। फिर कमोडोर इरफानुल हक साहब, ये प्रेसिडेंट हैं शॉपिंग मॉल एसोसिएशन इस्लामाबाद। और ये सारे वो लोग हैं जो पाकिस्तान में बड़े बड़े जो कारोबारी मराकज़ हैं उनको चलाते हैं। इनकी क्या तजावीज़ है? क्योंकि जब मेरी बात हुई है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट ने जो SOPs बनाए हैं उन पर अमल दरामद कराने की सलाहियत बड़े शॉपिंग मॉल्स में तो हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर एंट्री का एक निज़ाम है, वहाँ पर सिक्योरिटी है, और वो उन तमाम SOPs पर अमल दरामद करवा सकते हैं। इन पर खुलकर इस हवाले से आज बात करेंगे, सवाल व जवाब भी होंगे इनके साथ, इनकी जो तजावीज़ हैं वो भी सामने आएंगी। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उस पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। आज जो मुलाकात हुई है तारिक बशीर चीमा साहब की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से, 2 बातें उसमें बड़ी वाज़ेह हुई हैं। एक तो ये कि प्राइम मिनिस्टर ने जो मुस्लिम लीग काफ है उनको ये बात बताई है कि मैंने अगर कोई किसी सियासतदान पर या अपने किसी मुखालिफ पर या अपने अगर इत्तेहादी से किसी से खफा हूँ तो मैं बात मुंह पर करता हूँ, मैं बात खुल कर करता हूँ, मैं गीदड़ की तरह पीछे से जाके हमला नहीं करता। एग्जैक्टली इमरान खान साहब ने ये बात वाजे की तारिक बशीर चीमा साहब को कि मुस्लिम लीग काफ के साथ हम थे, हम हैं, और हम उनके साथ चलना चाहते हैं। और जहाँ तक उनके नैब के केसेस के हवाले से कंसर्न है, आप जो बयान कर रहे हैं उनको इस हवाले से कुछ इल्म नहीं, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं, मैं 24 घंटे में, 1 दिन के अंदर अंदर आप मुझे टाइम दें, आई विल फाइंड आउट कि आप जो बात कर रहे हैं वो हकीकत में क्या है, और अगर कोई इसके पीछे है तो वो कौन हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर ने इस मामले से मुकम्मल तौर पर लाइल्मी का इजहार किया और ये कहा कि वो काफ लीग की क़यादत को बहुत इज़्ज़त एहतराम से देखते हैं, उनके साथ थे, उनके साथ हैं और उनके साथ चलना चाहते हैं। दूसरा जो एक बड़ा अहम इशू था उसमें वो था मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ जब रिकन्सिलिएटरी मीटिंग्स हो रही थी उनको धरना ख़त्म करने के लिए, तो उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा था कि उनके साथ वादे हुए हैं। बाद में भी उन्होंने ये कहा कि वक्त आ गया है कि अब मैं उन वो जो मुझसे वादे किए गए थे, इस्तीफ़ों की बात हुई थी, वो मैं अब खोल कर बता दूं कि किसने वो की थी। और एक बड़ा सवालिया निशान चौधरी साहबान की तरफ। चौधरी साहबान ने हमेशा इस बात को डिनाई किया, और आज भी तारिक बशीर चीमा साहब ने ये ऑफ़र की प्राइम मिनिस्टर को कि आप अगर समझते हैं इस मामले में कोई कहीं पर कोई आपको शिकायत नज़र आती है या आपको कहीं कोई ग्रे एरिया नज़र आता है तो आप इस बात की तहकीकात करवा लें। बिल्कुल क्लैरिटी के साथ चौधरी साहबान ने आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये बात बताई है कि उनका कुछ लेना देना नहीं है इस्तीफ़ों के मामले से, और ये जो सारी पॉलिटिक्स हुई है उसमें हो सकता है अपने गेंद के लिए मुख्तलिफ अंदाज में चीज़ों को ट्विस्ट किया गया हो, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब उस डेलीगेशन में, जो हुकूमती डेलीगेशन था, प्राइम मिनिस्टर साहब के कहने पर उसमें शामिल हुए थे। और एक दफ़ा तो वो लाहौर चले गए थे बीच में, लेकिन फिर खसूसी तौर पर उनको बुलवाया गया और उस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने, चौधरी शुजात साहब ने अपना एक रोल प्ले किया था। तो आज ये मुलाकात इसलिए बहुत अहम है
कि वो जो एक सर्द जंग थी, वो जो एक मुख्तलिफ अंदाज में गुफ्तगू हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि बहुत ज़्यादा चौधरी साहबान की जो पींगे हैं वो बढ़ गई हैं मुस्लिम लीग नून की क़यादत से, और शायद आगे जाके पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत के हवाले से कोई मुस्लिम लीग का फैसला करेगी। आज वो सारी जो क्या सराइयाँ और अफवाहें हैं बज़ाहिर वो दम तोड़ती हुई हमें नज़र आ रही है, क्योंकि जो मुलाकात हुई है उसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बिल्कुल खुलकर उन्होंने बात की कि वो पीछे से वार करने के आदी नहीं है। अगर उन्हें कोई खफगी, कोई नाराज़गी होती चौधरी साहबान से तो वो खुलकर इसका इजहार करते। वो उनके इत्तेहादी हैं, उन्हें अपना इत्तेहादी समझते हैं और आगे भी उनके साथ चलना चाहते हैं, इसलिए इस बात की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। अब ये लगाना पता ज़रूरी है कि अगर आर्म ट्विस्टिंग की बात कर रही है काफ लीग, तो ये आर्म ट्विस्टिंग कौन कर रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट ये कहती है कि उनका नैब से कोई लेना देना नहीं। अब ये मामला जिस तरह से आगे अनफोल्ड होगा, ये बड़ा अहम मामला है, इस पर हम आगे चलकर भी बात करेंगे। राना साहब, आपका क्या ख्याल है आज की ये जो डेवलपमेंट है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको सेटल होती नज़र नहीं आ रही? जी समी साहब, आपने भाईजान बिल्कुल दुरुस्त बात की है। देखें, ये मुलाकात जो है ये खासी अहम थी, क्योंकि यार लोग मुख्तलिफ़ किस्म की क्यासराइयाँ करने में लगे हुए थे अपना अपना सौदा बेचने के लिए। ये जो तारिक बशीर चीमा ने आज प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, और प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह ये इमरान खान का 24 साल का सियासी कैरियर जो है वो सारे दुनिया के सामने है। ये हकीकत है कि वो छुप कर वार करने के आदी नहीं, वो जिसको भी ललकारते रहे हैं, जिसकी मुखालफत करते हैं ओपनली करते हैं। और अभी तक कुछ लोग कहते हैं कि जी फ़लाँ से नहीं मिले, शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर है उनसे मिलना चाहिए था। वो कहते हैं मैं जो बंदा करप्शन में मुलव्वस है उस पर से हाथ नहीं मिलाता, और वो अपनी उस बात पर पक्के हैं। तो इसलिए ये कहना कि इमरान खान साहब के कहने पर चेयरमैन नैब ने कोई ऐसा काम किया होगा, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने पहले भी अर्ज़ किया था कि नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है, और पीटीआई के बहुत सारे लोगों के ख़िलाफ़ भी नैब ने मुकदमात बनाए, गिरफ़्तार भी हुए। तो इसलिए ये तासुर तो दुरुस्त नहीं। लेकिन ये भी हकीकत है कि चौधरी साहबान का भी एक अपना पूरा वो एक सियासी ख़ानदान है, कोई दहाइयों से सियासत में है, कोई आज तो सियासत में नहीं आए, और वो भी जिसके ख़िलाफ़ भी होते हैं बड़ा खुलकर मुखालफत भी करते हैं, और जिसके साथ होते हैं। इमरान खान के साथ चौधरी शुजात ने बार बार कहा कि हम इमरान खान के साथ हैं। और उस्मान बुज़दार साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है समी साहब, चौधरी परवेज़ इलाही वक्तन फ़वक्तन उनसे मिलते भी रहते हैं और उन्हें मुख्तलिफ मशवरे भी देते रहते हैं। तो इसलिए ये तलखी जो पैदा हुई है, आज उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से यही कहा। क्या ख्याल है राना साहब? देखें, तो 3-4 लोग हैं टॉप पे, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल नैब के चेयरमैन हैं, उन पर अभी तक किसी ने कोई माली बददियानती का इल्ज़ाम नहीं लगाया। फिर असगर साहब हैं, उनके प्रोसिक्यूटर जनरल जो हैं नैब के, कोई उन पर किसी तरह का भी, इंतहाई शरीफ इंसान है। फिर जो नैब लाहौर के डायरेक्टर हैं शहजाद साहब, आप उनके डिसीजन से इख्तलाफ ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उन पर भी करप्शन का कोई चार्ज नहीं है। ये 3 कैरेक्टर हैं। हुसैन असगर भी हैं, डिप्टी चेयरमैन। हाँ जी, डिप्टी चेयरमैन हुसैन असगर जो हैं वो तो एक नैब में एक ब्लेसिंग की हैसियत है उनकी। एक निडर आदमी है, ईमानदार आदमी है, आंखों में आंखें डालकर बात करने वाले आदमी है। कौन होगा जो ये सब कुछ चाह रहा होगा नैब में? चौधरी साहबान के मुकदमात, नया नंबर, नैब ने तो तरदीद की है इस बात। अगर आपने इस हवाले से इन्वेस्टिगेट करना है ना, जैसे कि इमरान खान साहब ने कहा मैं पता चलवाता हूँ, तो सबसे अच्छी जो चीज़ है वो ये है कि वो शेख रशीद साहब को बुला लें, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो ईद के बाद है नैब टारतन बन जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये मुलाकात होती भी है, मेरा आपसे एक सवाल है, मुझे ये बताएं कि अगर चीमा साहब जाके इमरान खान साहब से मुलाकात कर भी लेते हैं, तो नैब जो है वो एक इंडिपेंडेंट और आज़ाद इदारा है, वो किस कैपेसिटी में जाकर क्या कर सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर ने ये तो नहीं कहा कि वो नैब वालों से पूछेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं, नैब उन्होंने कहा है कि मैं ये पता लगाता हूं, क्योंकि उन्होंने कहा मेरे इल्म में नहीं है, हमारी हुकूमत का, तहरीक इंसाफ का ये कोई फैसला नहीं है। अब जो बात आप कह रहे हैं, मैं अपने रुफका से बात करके वी वुड लाइक टू ट्रेस आउट कि ये सब है क्या। उन्होंने जो बात की है प्राइम मिनिस्टर ने, ये जो तासर दिया जा रहा है कि ये कोई सियासी इंजीनियरिंग हो रही है, वो गलत है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा हमारा इससे उस हवाले से उन्होंने कहा कि मैं इंक्वायरी कराऊंगा कि कौन ये इस तरीके से, इसके पीछे कौन है। तासुर तो दिया गया ना काफली की तरफ से, उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया। अब अगर उन्होंने ये कहा है तो कोई ना कोई तो रीजन कोर्ट में भी चले गए ना। अब तो मामला कोर्ट में है, अदालत आलिया लाहौर के पास है ये मामला। चीफ जस्टिस साहब ने एक बेंच बनाया था, उस बेंच के एक 2 दफा तहलील हुआ, 2 दफा उन्होंने माजरत की, तो अब नया बेंच बन रहा है, तो उसमें देखें जो भी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये जो आज जो मीटिंग हुई है, ये एक अच्छी बात इसलिए नजर आ रही है पॉलिटिकली कि जो अलाइज हैं आपस में उनकी कम्युनिकेशन हो रही है, क्योंकि इससे पहले मीडिया में ये खबरें चल रही थी कि तारिक बशीर चीमा साहब
जो काबीना के इजलास हैं उनमें नहीं जा रहे, और कुछ उनकी जो यानी खबरें ये थी, तासुर ये था कि शहबाज शरीफ साहब और वो जो नून लीग है वो बहुत अब आ गई है फ्रंट फुट पे, और चौधरी साहबान उनके साथ शायद जा रहे हैं, और पंजाब में उस्मान बुज़दार की जो हुकूमत है वो ईद के बाद पता नहीं रहती है या नहीं रहती। इस तरह की बातें कॉलम्स में, अखबारात में, तज्जियों आज भी आई हुई है। ये बातें शहबाज शरीफ साहब के बहुत से चांसेस है कि कोरोना खत्म हो जाता है तो जो जहाँ तक चौधरी साहबान का ताल्लुक है ना, मैं आपको एक बात पूरी ज़िम्मेदारी से, जो इतना मेरा उनके साथ करीबी ताल्लुक वास्ता, मैं आपको बताऊं कि चौधरी साहबान जो हैं वो शहबाज शरीफ पर कभी एतमाद नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात सही है कि मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे अरकान असम्बली वक्त पड़ने पर नून लीग छोड़ के चौधरी साहबान के साथ तो आ सकते हैं, उनके ज़ाती ताल्लुकात हैं, लेकिन शरीफ खानदान पर चौधरी साहबान कभी एतबार नहीं कर सकते। और उन्होंने बड़ी, मैं आपको बताऊं, जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में जिस तरीके से इनकी जान छुड़वाई और जिस तरीके से इन्होंने छुरा घोंपा चौधरी साहबान की पीठ में शहबाज शरीफ ने और नवाज शरीफ ने, तो इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो शरीफ खानदान के साथ किसी तरह चल सके। बिल्कुल सही बात है। और दूसरी जितना हम लोग भी समझते हैं, चौधरी साहबान भी इस तरह के नहीं है कि वो भी को पीठ पीछे जाके वार करें। वो भी जो पॉलिटिक्स करते हैं सामने खुलकर, अगर ललकारते हैं तो खुलकर ललकारते हैं, और साथ हैं तो खुलकर हैं, नहीं है तो वो भी वो इस तरह से नहीं। बहरहाल लेट्स सी कि क्या होता है। आने वाले दिनों में ये बात खुलकर सामने आ जाएगी। 2 दिन की बात है, कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। अब हम चलते हैं अपनी उस इशू की जानिब जिसका ताल्लुक आवाम से है। लॉकडाउन रहा, दुकानें बंद रहीं, लोग बहुत परेशान थे, फिर लॉकडाउन खुला तो वो थोड़ा जिन बिजनेसेस को इजाज़त दी गई तो मार्केट्स में इतना रश, इतने लोग आ गए, ट्रैफिक जैम हो गई, और वो जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात थी, वो तो SOPs जो बनाए गए थे वो तो हमें कोई भी नज़र नहीं आ रहा कि वो पूरे हो रहे हों। लेकिन इसके बीच में ये जो दुकानें खोली गई, ये सिर्फ छोटी मार्केट्स और देहातों में दुकानें खोली गई, जो बड़े शॉपिंग मॉल थे वो अभी तक बंद हैं। तो सवाल एक ये पैदा होता है कि SOPs पर अमल दरामद कराना छोटे दुकानदारों के लिए ज़्यादा आसान है, या ये जो बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स हैं जिनके पास पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिनके पास सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो मुकम्मल आमदो रफ्त जो है उसको कंट्रोल करते हैं सेंटर्स में, या वो SOPs पर अमल दरामद करा सकते हैं? तो मैंने अपने मेहमानों का तारफ़ तो आपसे करवा दिया। तो सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ कि अगर सरदार यासिर साहब, सेंटोरस बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर है यहाँ पर इस्लामाबाद में, उसके वो CEO हैं, अगर वो हमें सुन पा रहे हो। सरदार साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आप इस सारे मामले में आप क्या कहेंगे हुकूमत से, बड़े शॉपिंग सेंटर्स को खोलने के हवाले से, SOPs पर अमल दरामद कराने के हवाले से, ये जो सारी सिचुएशन है? सामी साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, बड़ा क्रिटिकल पहलू है। मैं समझ रहा हूँ कि हुकूमत इस पे चल रही है, जो उनको करना चाहिए था वो उन्होंने किया नहीं है। They should have started with the shopping malls first, because shopping malls pioneers हैं रिटेल इंडस्ट्री में, और उन लोगों ने शुरू से लेकर आज तक एक एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस शो किया है, जिसमें वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर करते हैं। एक रूल्स रेगुलेशंस SOPs फॉलो की जाती हैं, इंप्लीमेंट की जाती हैं, इन्फोर्स की जाती हैं, क्योंकि उसकी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर कोई बाहर से आके आपको डिक्टेट नहीं कर सकता कि आपकी ये पॉलिसी हम इसको नहीं फॉलो करेंगे। तो जहाँ तक ये रूल्स है, हमने जो इनको प्रपोजल दिया है हुकूमत पाकिस्तान को, उसमें पूरी चीज़ें लेड आउट हैं। हमने इनको जो गाइडलाइंस अपनी प्रेजेंट की हैं, उसमें हमने इनको बताया कि जो कस्टमर्स बाहर आएंगे वो 6 फीट डिस्टेंस के हिसाब से क्यू फॉर्म्स करेंगे। उसके बाद उनका इंफ्रारेड थर्मल स्कैन, उनके जो थर्मामीटर्स हैं उनके थ्रू उनका टेम्परेचर चेक किया जाएगा। फिर वो वॉक थ्रू गेट के थ्रू जाएंगे जहाँ पे थर्मल कैमरास लगे हुए हैं। एक थर्मल कैमरा जो है 25 से 30 लोगों का एक साथ स्कैन कर सकता है, और ये वैसे ही थर्मल कैमरास हैं जो दुबई एयरपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, दुबई पुलिस को ही दे दिए हैं उन लोगों ने। सो हम इंटरनेशनल स्केल के ऊपर काम कर रहे हैं और ऑपरेट कर रहे हैं। उसके बाद जब वो कस्टमर मॉल के अंदर आएगा, उसके लिए रिक्वायरमेंट होगी कि ही हैज़ टू वेयर मास्क। तो बाहर गेट के ऊपर ही आपके मास्क के कियोस्क होगा, जहाँ से वो मास्क बाय भी कर सकते हैं। हैंड सैनिटाइजर वो यूज़ करेंगे। They'll come into the mall, और उसके बाद उनको वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से 6 फीट के जगह जगह पे मार्किंग्स होंगी। फिर आपके पास ऑलमोस्ट इन प्रेमिसेस के अंदर तकरीबन 200+ CCTV कैमरास होते हैं। तो आपकी लाइव सर्वेलेंस के थ्रू टीम्स देख रही होती हैं कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है नहीं हो रहा, क्यूज कहीं पे फॉलो की जा रहे हैं नहीं की जा रहे, तो एवरीथिंग इज रेगुलेटेड। फिर आपकी ऑन ग्राउंड जो ह्यूमन रिसोर्स है, माशाल्लाह ऑल ऑफ दीज मॉल्स जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल पाकिस्तान मॉल एसोसिएशन, और जब हम सेंटोर्स की बात करते हैं, सेंटोर्स हैज मोर देन 600+ पीपल ऑन ग्राउंड मैनेजिंग द ऑपरेशंस, मैनेजिंग सिक्योरिटी, मैनेजिंग हाउसकीपिंग।
तो उसमें आप देखेंगे जब आपके पास तकरीबन नियरली 200 प्लस की स्ट्रेंथ सिक्योरिटी की लोन है, तो आप हर एक चीज़ वॉच कर रहे होते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं। हमने लिफ्ट की SOPs बनाई है कि लिफ्ट में 3 से 4 से बंदे ज़्यादा नहीं जा सकते, वहाँ पे फ्लोर मार्किंग की हुई है कि यहाँ पे आपने खड़ा होना है। फूड कोर्ट में हमने 6 फीट एंड प्लस की डिस्टेंस मेंटेन कर दी है बिटवीन ऑल द टेबल्स, कि इससे नज़दीक लोग नहीं आ सकते ना बैठ सकते हैं। तो हर एक चीज़ रेगुलेटेड है। प्लस हमने डिसइंफेक्शन के लिहाज से जो टेनेंट्स के लिए SOPs बनाई हैं, वहाँ पे हमने टेनेंट्स को बताया हुआ है कि हर 2 आवर्स बाद अपने अपने पॉइंट ऑफ सेल अपने जो ग्लव्स हैं उनको दोबारा सैनिटाइज करना है, और हर एक ट्रांजैक्शन के बाद आपने हैंड सैनिटाइजर यूज़ करना है। और जो स्टाफ हमारे थ्रू चेक होकर जाएगा टेनेंट्स का, वो वापस आउटलेट्स के थ्रू दोबारा स्कैन होगा थ्रू दी आउटलेट मैनेजर्स। तो ये मल्टीपल लेयर्स हैं आपके चेक एंड बैलेंस के, और इसमें कोई भी चीज़ आप मिस नहीं कर सकते। अब हम जब बात करते हैं बाजार की, तो आप मुझे बताएंगे बाजार में SOPs कौन आके इन्फोर्स करेगा? मॉल्स के अंदर तो आप कर सकते हैं। तो आपने जो फंडामेंटल एरिया है उसको ओवरलुक कर लिया, उसको आपने मिस कर लिया। जो एरिया, जो डोमेन, जो एक इंडस्ट्री हम बात कर रहे हैं मॉल्स की, वो इसको रेगुलेट कर सकती थी, एक एग्जाम्पल सेट कर सकते थे बाकी मार्केट के लिए, वो आपने उनको नहीं करने दिया। ठीक है, आप बिल्कुल ये जो आप जो बातें बता रहे हैं, मैं तो सुन के ये हैरान हूँ कि जब अगर आप सब कुछ ये कर सकते हैं और करने की आपने प्रपोजल भी दी है, तो मैं फैसल नदीम साहब जो डायरेक्टर हैं डॉलमेन मॉल कराची के, उनसे मैं पूछता हूँ फैसल साहब, आपका क्या ख्याल है कि गवर्नमेंट क्यों नहीं बड़े शॉपिंग सेंटर्स को खोल रही? ये जो अभी सरदार यासिर साहब बता रहे हैं, ये तो एक ऐसी सिचुएशन है कि ये तो विन विन सिचुएशन है, गवर्नमेंट के लिए भी, लोगों के लिए भी, और शॉपिंग सेंटर्स के लिए भी। समीर भाई अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक हमारे पास जो मेन प्रॉब्लम है वो परसेप्शन का है। आई थिंक थोड़ा सा लोगों की जो माइंडसेट है, या जो लोगों को ये परसेप्शन दिया जा रहा है कि शॉपिंग मॉल में बहुत ज्यादा रश होगा, चीजें अनरेगुलेटेड होंगी। बात कर रहे हैं, सॉरी फैसल साहब आप आगे। जी फैसल साहब बात कर रहे हैं। जी फैसल साहब प्लीज। तो मैं इसमें ही कह रहा था, हम जो परसेप्शन जो दिया जा रहा है ना, वो सही परसेप्शन नहीं है। तो लोगों को थोड़ा सा जो मार्केट की क्राउडिंग में आप देख रहे हैं तस्वीरें जो आ रही हैं, और वो शायद हम लोगों को मॉल के लिए दिया जा रहा है। जबकि जैसे यासिर बता रहे हैं आपको कि जैसे हमारे पास सारे प्रोटोकॉल इन प्लेस है, सारी चीजें इन प्लेस है। इनफैक्ट आज भी जो मॉल है वो लिमिटेड स्केल्स पे जो एसेंशियल सर्विसेज है, जो आपका जैसे सुपरमार्केट्स है, फार्मेसीज ऑपरेट कर रही है, SOPs ऑलरेडी प्रेजेंट है। आप आज गुजर के फिजिकली खुद देख सकते हैं SOPs को। तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम परसेप्शन का ज्यादा है। कहीं से गवर्नमेंट के पास या तो ये परसेप्शन आ रही है कि शॉपिंग मॉल खुलने से जो है वो ट्रैफिक शॉपिंग मॉल में कंट्रोल के बाहर होगा, क्राउडिंग ज्यादा होगी, टेस्टिंग नहीं होगी, और जो तो एक गलत चीज को क्रिएट कर रहा है। कि क्योंकि आपने आई थिंक शो के स्टार्टिंग में बात की थी है कि हमारे पास जब एक टाइम पे लिमिटेड आवर्स के लिए शॉप्स खुल रही है और लिमिटेड मार्केट्स खुल रही है, तो ऑटोमेटिकली उसमें क्राउडिंग होगी। अब अगर आप शॉपिंग मॉल्स को भी अलाउ करें और थोड़ा सा अगर टाइमिंग वगैरह चीज़ों को हम बेहतर कर सकें, तो अगर 100 या 100 लोगों को अगर 5 घंटे में चीज़ लेनी है, तो वही चीज़ अगर हम 8 घंटे दे दें तो ऑटोमेटिकली क्राउड डिवाइड हो जाता है, ऑटोमेटिकली क्राउडिंग कम हो जाती है। तो मेरे हिसाब से परसेप्शन का ज़्यादा है, और गवर्नमेंट इटसेल्फ थोड़ी सी मुश्किल सिचुएशन में जनरली है, क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन है जो पहले किसी ने देखी नहीं है। तो हर कोई सीखने समझने की कोशिश कर रहा है, बट उसमें कभी कभी जो है ऐसी चीजें जो अच्छी हुई भी होती है मिस हो जाती है। तो ऐसी परसेप्शन इनको जरा सही हमें परसेप्शन करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मेरे साथ कमोडोर इरफानुल हक साहब भी हैं, जो ये शॉपिंग मॉल एसोसिएशन इस्लामाबाद के सदर हैं। कमोडोर साहब, ये जो सारी गुफ्तगू हो रही है, इसमें तो बिल्कुल मुझे तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात लगती है कि जो बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं उनके पास ये कैपेसिटी है कि वो SOPs पर अमल दरामद करा सकें। एक और बात जो फैसल साहब ने भी अभी पॉइंट आउट की है, क्योंकि दुकानों का टाइम जो है वो लिमिटेड है, तो ये भी एक वजह है जो कंजस्टेड हो जाती हैं दुकानें, टाइम बढ़ा देना चाहिए। लेकिन ये जो परसेप्शन है कि बड़े शॉपिंग मॉल्स में प्रॉब्लम होगी, वो उसको कैसे आप दूर कर सकते हैं? कैसे हुकूमत को आप कन्विंस करेंगे? फिर अभी तक तो गवर्नमेंट कन्विंस नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीर साहब, गुजारिश ये है कि मेरे से पहले सरदार यासिर साहब और फैसल साहब ने बड़ा डिटेल्ड आपको एक रन डाउन दिया है कि मॉल के अंदर प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। देखिए, हमें जो समझने की ज़रूरत है वो ये है कि मॉल अब एक इंडस्ट्री का दर्जा रखता है, और जब इसको आप इंडस्ट्री कहते हैं तो फिर ये ऑपरेट करता है इंटरनेशनल स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के मुताबिक। और
ऑल पाकिस्तान मॉल एसोसिएशंस में जो तमाम मॉल्स हैं जो पिछले 15 से 20 साल के दरमियान वजूद में आई, वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट और मॉडर्न स्ट्रक्चर के तहत मारज़ वजूद में आई। और उनको जब कंस्ट्रक्ट किया गया तो ये चीज़ आर्किटेक्ट्स के साथ डिटेल में डिस्कस करके कि उसके अंदर जो हैबिटेबिलिटी है, उसकी जो वसअत है और उसकी जो गुंजाइश है वो इतनी हो कि वो ऑन एन एवरेज 20 से 25 हज़ार आदमियों का इन्फ्लक्स ले सके, और उसको इतना और वो इस तरह से हो कि लोग अपनी सकाफ़ती इक़दार को और मॉल के प्रोसीजर्स को अबाइड कर सकें। गुजारिश ये है कि इस वक्त अगर आप मॉल्स के ऊपर नज़र दौड़ाएं तो कराची में डॉलमन मॉल, लाहौर में एम्पोरियम और पैकेजेस, इस्लामाबाद में सेंटोरस और गीगा मॉल, ये बहुत बड़े मॉल्स हैं और इन मॉल्स को चलाने के लिए इंतहाई तजुर्बाकार ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है। तो ओवर द इयर्स इन मॉल्स ने अपनी जो ह्यूमन रिसोर्स है उनको बड़ा प्रोफेशनली ट्रेन कर दिया, और प्रोफेशनली ट्रेन करने के साथ उनको मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ कोर्सेज, मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स कराई गई। ठीक है, सॉरी टू कट यू हियर इरफान साहब, यहाँ पे मुझे एक ब्रेक लेनी है और बात हो रही है माले से, और जो लॉकडाउन किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, बाजारों में जो हालात हैं वो तो हमें नजर आते हैं, जहाँ पे एसओपीज को फॉलो कराया जा सकता है वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो बंद हैं, यानी कि मॉल्स जो हैं वो बंद है। लेकिन प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक है, जब ब्रेक से वापस आते हैं तो इरफान साहब से कहेंगे वो अपनी बात को कंप्लीट करें। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और बात हो रही है मॉल्स के हवाले से जो एसओपीज़ को फॉलो कर सकते हैं लेकिन वो बंद हैं और बाजार खुले हैं। जी समी साहब और इरफान साहब अपनी बात अगर कंप्लीट करें। जी इरफान साहब आप अपनी बात कर रहे थे, अगर आप उसे कंप्लीट कर लें तो फिर मैं तारिक महमूद साहब हैं, चेयरमैन पाकिस्तान चेन एसोसिएशन लाहौर से, वो भी हमारे साथ है, फिर उनकी तरफ चलते हैं। जी सभी साहब, मैं बात ख़त्म करते हुए इस चीज़ का आपकी तवसत से वो तमाम लोग जो आपके चैनल को इस वक्त देख रहे हैं उनको ये बावर कराना चाहूँगा कि पाकिस्तान की जो मॉल्स हैं और इन मॉल्स के जो ओनर्स हैं वो आज के ज़माने के लोग हैं, इंतहाई पढ़े लिखे लोग हैं, फ़ॉरेन क्वालिफाइड हैं, उन्होंने हेवी इन्वेस्टमेंट की है पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में, और आज माशाल्लाह से ये जो मॉल्स हैं ये पाकिस्तान की पहचान है। न सिर्फ वो पढ़े लिखे हैं बल्कि उनके नीचे जो उनकी मैनेजमेंट टीम्स हैं वो बहुत तगड़ी हैं, उनके पास एक वसी तजुर्बा है मैनेजमेंट का, चाहे वो डॉलमन हो, चाहे वो पैकेजेस हो, चाहे वो सेंटोरस हो, चाहे वो गीगा मॉल हो, कहीं पर भी मैनेजमेंट के अंदर इश्यूज़ जो हैं वो आपको नज़र नहीं आते। इसलिए मैं ये दोबारा से कहना चाहूँगा कि मॉल्स इंतहाई सेफ़ जगह है, ठीक और ख़ुसूसन आजकल के इन्वायरमेंट में जब ये कोरोना से हम जंग लड़ रहे हैं तो इस लिहाज से मॉल्स जो हैं मैं अपनी ज़ाती हैसियत में ये कहूँगा कि इंतहाई सेफ़ हैं, और अगर उनको खोल दिया जाए तो जो गवर्नमेंट एसओपीज़ हैं उन पर अमल दरामद आसान है। तारिक महमूद साहब हैं, चेयरमैन पाकिस्तान चेन एसोसिएशन के, उनकी तरफ चलते हैं। तारिक साहब, ये जो सारी गुफ्तगू हो रही है इससे तो यही लगता है कि मॉल जो हैं, बड़े मॉल, वो बड़ी सेफ जगह होंगी, और हमने देखा है कि लाहौर में जो छोटे छोटे तंग बाज़ार हैं, जैसे हाल रोड है, बानो बाज़ार है, अनारकली है, वहाँ पर इतना रश, और वो खोल दिया गया, और ना कोई वहाँ पर कोई ऐसी बॉडी है जो उन तमाम लोगों को कंट्रोल कर सके, एसओपीज़ पर अमल दरामद करा सके। छोटी छोटी दुकानें हैं, एक दो मुलाजिम हैं, उनके सिक्योरिटी भी नहीं है। तो ये फिर क्या वजह है? गवर्नमेंट ने मॉल जो है बड़े नहीं खोले, और कुछ हमें बताइए लाहौर में और क्या देखा आपने जब ये जो अभी सड़कें, छोटे छोटे दुकानें, बाजार, मार्केट्स खुल गई हैं और बड़े मॉल बंद हैं? अस्सलाम वालेकुम जी समी साहब, शुक्रिया। मैं सबसे पहले आपके साथ मॉल्स के ऊपर बात करूंगा, जैसे कि मेरे मुअज़्ज़ज़ शुरका ने, साथियों ने आपको एक्सप्लेन किया कि ये कैसे एसओपीज मेंटेन कर सकते हैं। मैं एक चीज़ आपको वाज़ेह करना चाहता हूँ कि कोई भी मॉल जब डिज़ाइन होता है तो एक इलाकाई रिक्वायरमेंट के ऊपर वो डिज़ाइन होता है कि कितनी पॉपुलेशन यहाँ पे है, कौन से लोग हैं, उसके ऊपर वो उसकी इन्वेस्टमेंट प्लान की जाती है। फिर उसी के हिसाब से ब्रांड आते हैं, वो अपनी आउटलेट्स खुलते हैं, तो उनको एक पोटेंशियल कस्टमर का पता होता है। एक
हालाती और उसके यूजेज के हिसाब से ये मॉल डिजाइन होके बनते हैं। अब मैं हैरान ये हूँ कि उस मखसूस आबादी को शॉपिंग के और अपनी ज़रूरियात की खरीदो फरोख्त के हक से महरूम किया जा रहा है। मैं हैरान हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान क्लासिफिकेशन कर रही है अपने अवाम के अंदर, यानी कि जो गरीब इलाके हैं या मुतवस्सित इलाके हैं या कोई ऐसे इलाके हैं जो वो समझते हैं कि जहाँ पे एक डिफरेंट क्लास रहती है, उनके लिए और एसओपीज हैं, और जो डिफरेंट क्लास है उसके लिए और एसओपीज हैं। जूता, कपड़ा और ये जो बुनियादी ज़रूरतें हैं ये अमीर के लिए भी उतनी अहम है उतनी अहम है। तो मैं तो नहीं समझता कि ये जो हुकूमत ने क्लासिफिकेशन किया है ये कोई मुनासिब है। दूसरी चीज़ ये कि अगर एसओपीज को मेंटेन करने की बात है तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले इन मॉल्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। ये ऑलरेडी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत सारे मॉल्स में ग्रोसरी स्टोर हैं, तो जो एसओपीज हुकूमत पाकिस्तान ने इन प्लेस किए हैं ये ऑलरेडी उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस में है। और आप यकीन करें कि पिछले 2 महीनों में एक भी इनके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई एक ऐसा केस रिपोर्ट नहीं हुआ ना मीडिया में या इंतजामिया में कि जहाँ पे इंतजामिया गई और उनको कोई शिकायत हो, बल्कि बहुत आइडियल इन्वायरमेंट है। और देखें, इससे अगर हम आगे बढ़ें तो दुनिया में जहाँ कहीं पे भी बात खोलने की हुई तो मॉलों से हुई कि वहाँ से बेस्ट प्रैक्टिसेस लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये तो बात होगी मॉल्स की। दूसरा सर, ये जो आप लाहौर की बात कर रहे हैं, छोटी मार्केट्स की बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि ये मेंटेन नहीं हो रहा है। इसकी 2 रीजन है। पहली रीजन ये है कि इस वक्त जब दुकानें या मार्केट खोली गई हैं तो ये ईद के त्यौहार के करीब खोली गई हैं। अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो पिछले 40-50 सालों में जब भी ईद का त्यौहार आता है तो आपको एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लॉय करनी पड़ती है, ट्रैफिक की एक्स्ट्रा फोर्स पुलिस की डिप्लॉय करनी पड़ती है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उन मार्केटों में दिन रात सेफ्टी के लिए मेहनत करती हैं। तो एक हजूम होता है, एक कल्चर होता है। लेकिन अगर उसको अगर आप कंपेयर करें तो बहुत कम लोग निकले हैं। दूसरी चीज ये कि आपने 7 दिन में से 4 दिन बिजनेस दिया और 4 दिन वर्किंग डे, जो जिन दिनों में छुट्टियां हैं उन दिनों में आपने लोगों को शॉपिंग अलाउ नहीं की। फिर आपने कमाल ये किया कि आप जो समझते हैं कि कोरोना की वजह से लोग 200-300 साल पीछे चले गए हैं कि सुबह 6 बजे उठेंगे और मार्केटों में चले जाएंगे। कल्चर ये है कि लोग 12-1 बजे उठते हैं, 2-2:30 बजे, 4-5 बजे आपकी शॉपिंग टाइम खत्म हो जाता है। इस सिलसिले में हम बारहा हुकूमत को कहते रहे, जो सुपर स्टोर ऑपरेट कर रहे हैं उन्होंने कई दफा हुकूमत से शिकायत की है कि जो आपने जो टाइम शॉर्ट किया है उसकी वजह से रश हो जाता है, एसओपीज मेंटेन करना मुश्किल है। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ने जो एसओपीज इन प्लेस किए हैं वो प्रैक्टिकल नहीं है। वो एसओपीज तो थानों में ये इम्प्लीमेंट नहीं कर सके या अपने दफ्तरों में इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। किसी जगह पे मुझे सरकारी जगह पे वो एसओपीज इम्प्लीमेंट होते नजर नहीं आते। इवन के जब ये मार्केटों में विजिट करते हैं पुलिस वाले या इंतजामिया, अगर जिस तरह से इन्होंने अपने बंदे ठोंसे होते हैं, अगर आप उनको देखें तो ये बड़ी सख्त वायलेशन है उन एसओपीज की। मैं नहीं समझता कि जो एसओपीज इन्होंने दिए हैं और जितना टाइम मुख्तसर किया है इस सिलसिले में ये क्योस नहीं होगा। और एक अनफॉर्चुनेट बात मैं आपसे शेयर करूं कि जहां पे ब्रांड्स ने एसओपीज को इम्प्लीमेंट किया, हमारी माएँ बहनें धूप में, रोजे में, सख्त गर्मी में दुकानों के बाहर कतार लगा के खड़ी रही। उनकी जरूरत है, उनके बच्चों की, उनकी बेटियों की, उनकी जाती जरूरत है, उन्होंने कपड़ा लेना है। बच्चा तो जो पिछले साल 7 साल का था आज 8 साल का है, उसके कपड़े इस साल नहीं आने, वो मजबूरन शॉपिंग करने वाली नहीं आनी, वो मजबूरन जा रहा है। आप उनकी तजलील कर रहे हैं, आप उनकी तस्वीरें खींच रहे हैं, सोशल मीडिया पे फेंक रहे हैं। वो हमारी माएँ बहनें आपके एसओपीज के लिए दुकानों के बाहर खड़ी हैं, अपनी जरूरत के लिए आप उनका तमाशा बना रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा ये तारिक साहब। मैं सरदार यासिर साहब की तरफ चलता हूँ। सरदार साहब, ये पूरी दुनिया में मॉल्स खोले गए, आप भी जहाँ पर हैं आप देख रहे हैं कि वहाँ पर बड़े बड़े मॉल्स खोल दिए गए। पाकिस्तान में भी कोयटा में जो बड़े मॉल्स हैं उनको सूबाई हुकूमत ने इजाज़त दे दी कि वो खुल जाएं, लेकिन बड़े शहरों में यहाँ पाकिस्तान के जिसमें पंजाब है, सिंध है, इस्लामाबाद है, यहाँ पर इजाज़त नहीं है। और आपने भी जिक्र किया परसेप्शन का और ये दूसरे तमाम अहबाब की भी गुफ्तगू सुनी। अब आगे क्या आप करेंगे? गवर्नमेंट से दोबारा मिल रहे हैं, कोई उनको तजावीज़ दे रहे हैं, कहाँ पर ये बात रुकी हुई? क्योंकि हमें तो ये समझ आ रही है कि शॉपिंग मॉल्स बड़े खुलने चाहिए और जो टाइमिंग है वो तो ज़्यादा करनी चाहिए, जैसा कि अमूमी तौर पर ईद के नज़दीक कर दी जाती थी, ताकि लोग अपनी मर्जी के टाइम पे जा सकें और मार्केट्स में रश ना हो। इसमें देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ दुबई की। दुबई कितना एक बड़ा है। दुबई के अंदर आपके पास बहुत लिमिटेड मॉल्स हैं और वो सारे मॉल्स जो नई एसओपीज हैं वो आपके सामने हैं। उन्होंने अपने मॉल्स दुबई गवर्नमेंट ने ओपन कर दिए हैं।
उनकी टाइमिंग उन्होंने 10 से 10 तक रखी है, और उसके बाद उन लोगों ने वापस रूटीन के मुताबिक आफ्टर रमज़ान वो वापस 10 to 12 पे आ गए हैं। तो उन्होंने कोई ऐसी नहीं की सेग्रीगेशन, और ना ही उन्होंने कोई लिमिटेशन दी है टाइमिंग, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि एज लॉन्ग एज लोग अपने एसओपीज फॉलो कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं एंट्रेंस पे मास्क पहन रहे हैं और टेम्परेचर रीडिंग अपनी चेक करवा रहे हैं, तो देयर इज नो रीजन टू स्टॉप पीपल फ्रॉम कमिंग। यूएस में मैं आपको बताता हूँ कि विद इन द इंटायर यूएस आप देखें कलेक्टिवली सारी स्टेट्स में ऑलमोस्ट मॉल ओपन हो गए हैं। एक ग्रुप है यहाँ पे साइमन ग्रुप, उनके 49 मॉल्स हैं, उन्होंने सारे मॉल्स खोल दिए हैं। डैलस के अंदर गैलरिया मॉल खुल गया है, यहाँ आपके ह्यूस्टन में वहाँ पे उनका मॉल खुल गया है, यहाँ इस साइड ऑस्टिन वाली साइड में मॉल्स खुल गए हैं। और वहाँ पे मैं आपको खुद फिजिकली में गया हूँ और मैं आपको वीडियो सेंड कर सकता हूँ, वहाँ पे यकीन करें टेम्परेचर रीडिंग भी नहीं ले रहे हैं एंट्रेंस पे, बिकॉज दे एक्सपेक्ट कि जो बंदा बीमार है या उसको कोई सिम्टम्स है वो घर पे रहेगा। लेकिन डिस्पाइट दैट हम पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान में लेट्स से लोग नहीं फॉलो करते, लेकिन मॉल्स ये चीज़ इन्फोर्स करा सकते हैं, उनके पास रिसोर्सेज हैं, दे हैव द मैन पावर, दे हैव द अवेयरनेस। मैं एग्जांपल आपको और देता हूँ कि देखो वी बीन ऑपरेटिंग नाउ माशाल्लाह वन ऑफ द पायनियर्स ऑलमोस्ट 6-7 years। अब ये देखें कि कितनी डेलीगेशंस आती हैं मॉल्स के अंदर, कितनी वीवीआईपी डेलीगेशंस आते हैं, कितने सेंसिटिव लोग आपके आते हैं, चीफ्स आपके आते हैं, आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस आते हैं। जब मॉल के अंदर आते हैं आप एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, आप मॉल के एसओपीज के मुताबिक आप फॉलो करते हैं रूटीन। और टिल डेट किसी भी मॉल में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में आपने कभी नहीं सुना होगा कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई थेफ्ट का कोई केस हुआ, कोई किडनैपिंग का कोई केस हुआ, एटीएम से किसने कुछ चोरी किया। व्हाई? बिकॉज बहुत ही अच्छी कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर आप लोग ऑपरेट करते हैं। किसी कस्टमर को आके नहीं फील होता कि आई नीड टू लुक ओवर माय शोल्डर, या मैं अपनी फैमिली को अकेला नहीं छोड़ सकता, बिकॉज दिस इज द लेवल ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ पॉलिसीज दैट वी डू। जो ड्यू डिलिजेंस हम करते हैं अपने एसओपीज के ऊपर, हम हर चीज़ को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं, बहुत माइक्रो मैनेज करते हैं, बहुत सेंसिटिव इन्वायरमेंट में हम काम करते हैं। एंड दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। और जो मिसाल मैंने पहले दी थी कि देखें ऑलमोस्ट 2 months से आपके जो बेसिक फंडामेंटल एरियाज हैं, इसमें सुपरमार्केट्स हैं, फार्मेसीज हैं, बैंक्स हैं, वो खुले हैं डिस्पाइट द लॉकडाउन। और आपकी किसी मॉल के अंदर कोई एक कंप्लेन नहीं आई, कोई एक केस डिटेक्ट नहीं हुआ। और कोरोना के बाद हमने जो नई पॉलिसीज इंप्लीमेंट की हैं, जिसमें हम थर्मल कैमरास की बात कर रहे हैं, यकीन करें विद इन पाकिस्तान देयर इज नो इंस्टीट्यूट, आई कैन गारंटी यू कि इवन गवर्नमेंट का कोई इंस्टीट्यूट नहीं होगा जहाँ पे ये टेक्नोलॉजी लेके आया कोई, जिसके थ्रू आप बॉडी की टेम्परेचर रीडिंग कर सकते हैं और एट अ टाइम 25 से 30 लोग आप देख सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी हुकूमत पाकिस्तान से कि आप नहीं अंडरस्टैंड कर रही कि कितना नुकसान होगा लोगों को इससे। आप बात कर रहे हैं बिलियंस की। जो हम ग्रुप्स जिनकी हम बात करते हैं ऑल पाकिस्तान एसोसिएशन के अंदर, ऑल पाकिस्तान मॉल एसोसिएशन के अंदर, वी आर टॉकिंग अबाउट 19-20 ग्रुप्स। ये वो ग्रुप्स हैं जो रेपुटेबल ग्रुप्स, बिटवीन 7 to 8% जो हमारी नेशन में से लोग टैक्स दे रहे हैं, उनमें से ग्रुप्स हैं जो टैक्स देते हैं आपको, जो जेन्युइन एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें कहीं लाखों के हिसाब से, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड अलाइड कंपनी जो हमारे साथ काम करती हैं। हमारे पास जो टेनेंट्स काम ठीक है करते हैं, यासिर साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है 1000+ लोग काम कर रहे हैं। जी। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से मैं वापस आऊंगी तो मैं चाहूंगी कि यासिर अपनी बात जो है वो कंप्लीट कर लें, लेकिन प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। तो फिर आपको खुशामदीद के जाने से पहले यासिर साहब जो है वो बात कर रहे थे, वो कह रहे थे मॉल्स के पास रिसोर्सेज भी हैं और ट्रेन स्टाफ भी है। ओवर टू यू यासिर, अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। देखिए मैं ये कह रहा था कि हुकूमत गवर्नमेंट पाकिस्तान डजंट रियलाइज कि हाउ सेंसिटिव दिस इशू इज। जब आप बात करते हैं मॉल्स की, यू टॉकिंग अबाउट हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। अगर आप मॉल्स को रीओपन नहीं करते, जो बिलियंस का लॉस हम फेस करेंगे कहाँ से पूरा होगा? मॉल्स को आपने कोई भी रिलीफ नहीं दी है, उसके ऊपर से आप ये डिक्टेट कर रहे हैं कि वी कैन नॉट ले पीपल ऑफ, और सेम टाइम हमारे जो टेनेंट्स हैं वो सफर कर रहे हैं, सो वी आर नॉट गेटिंग एनी रेंट्स। मॉल का जो ओनली सोर्स ऑफ इनकम है वो रेंट्स है। तो आप इमेजिन करें कि हम अपनी सस्टेनेबिलिटी कहाँ लेके जाएंगे? हाउ आर वी सपोज्ड टू सस्टेन दिस बिजनेस? जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, कल खुदा न खास्ता ये लेड ऑफ होते हैं, या कल हमारी जो आगे टेनेंट्स हैं वो अपने एम्प्लॉइज को ले ऑफ करते हैं, तो ये लाखों के हिसाब से लोग ले ऑफ होंगे। आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहाँ चल जाएगा? Currently यूएस जैसा मुल्क जो ऑलरेडी ओपन हो चुका है, यहाँ पे 20 million plus अनएम्प्लॉयमेंट है। तो आई कैन गारंटी यू कि पाकिस्तान में वी विल सी द सेम रिपल इफेक्ट गोइंग फॉरवर्ड। इमेजिन इन्फ्लेशन इफेक्ट, इमेजिन द इफेक्ट इट विल हैव ऑन क्राइम रेट्स कि जो लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, खुदा न खास्ता जिस माँ ने अपनी बेटी की कल रुखसती करनी है, जिन वालदेन ने अपने बेटों को कल एडमिशन की सैलरी की उनकी फीस, स्कूल फी पे करनी है, तो यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ सिवियर दिस सिचुएशन इज गोइंग टू बी, बिकॉज दिस इज एन इंडस्ट्री व्हिच इज सेल्फ रिलायंट। वी डोंट हैव एनी रिलीफ पैकेज। ना हमें टैक्स में कोई रिलीफ दी जा रही है या हमें किसी और तरह का इंसेंटिव दिया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है सरदार साहब, बिल्कुल आपकी यू हैव ए वैलिड पॉइंट, बिल्कुल ठीक है। कमोडोर साहब, मैं आपसे मेरा ये सवाल है कि ये सारी जो सिचुएशन है, क्यों, सवाल फिर बड़ा ये है, हुकूमत बड़े मॉल्स को जहां पर सब कुछ आसानी से हो सकता है क्यों नहीं खोल रही उनको? अब ये सिर्फ परसेप्शन की बात तो नहीं है। समी साहब देखें, गुजारिश ये है कि मॉल एसोसिएशन भी इसी मखमसे में है कि बजाय इसके कि पहले हम
एक बड़ी शॉपिंग मॉल्स को खोलते जहाँ पर वाज़े कवानीन मौजूद हैं और उन कवानीन पर अमल दरामद भी हो रहा है, जैसे सरदार यासिर साहब ने भी कहा, नदीम साहब ने भी कहा। अब मुझे नहीं समझ आती कि डिसीजन मेकिंग में कहाँ पर ये चीज़ ओवरलुक हुई। बहरहाल मैं आपके तवज्जुह से ये कहना चाहता हूँ कि देखें, मॉल्स इस वक्त वो जगहें हैं जहाँ पर आप इन SOPs को बहुत इफ़ेक्टिवली इन्फोर्स कर सकते हैं। अच्छा, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हम अपने तवज्जुह से तमाम अंजुमन जो हैं ये दुकानदारों की, उनको ये दावत देते हैं कि वो आएँ, आकर देखें कि हम किस तरह से इन SOPs को इन्फोर्स कर रहे हैं, उसको वो समझें, और अगर उनको किसी ताउन की ज़रूरत है, कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो वो ये जो मॉल्स हैं ये वो ट्रेनिंग देने के लिए अपनी खिदमात दे सकते हैं। इन चीज़ों को जब वो समझ लेंगे और जब वो वापस अपने बिज़नेस में जाएंगे तो वहाँ पर वो ये SOPs जो उन्होंने मॉल्स में प्रैक्टिस होते हुए देखी हैं उनको वो बेहतर तरीके से इन्फोर्स करेंगे। ठीक है, नहीं ये तो कमांडर साहब बड़ी आप अच्छी बात कर रहे हैं, ये तो एक समझ में आती है कि ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने तो नहीं खोले मॉल। अब फिर क्या आपका क्या लाया अमल क्या है कि दोबारा प्रेजेंटेशन आप देंगे, कोई मुलाकातें कर रहे हैं क्या, आप ये करेंगे? फैसल नदीम साहब, आप इस बात का जवाब दे दें कि आपका क्या आइंदा लाया अमल है, फिर अब कैसे आप अपनी बात को गवर्नमेंट तक कन्विंसिंगली पहुंचा सकते हैं? जी समीर साहब, एक्चुअली हमारी देखिए, हम थोड़ा सा मॉल एसोसिएशन या मॉल जो है थोड़ा सा बाय सरप्राइज हो गए थे कि जब एकदम से अनाउंसमेंट हुई कि मार्केट्स खुल रहे हैं और उसमें स्पेसिफिक अनाउंसमेंट हुई कि मॉल्स नहीं खुल रहे, तो हमें तो शुरू में समझ में नहीं आया कि ये एक्चुअली हुआ क्या है। उसका जो रिएक्शन टाइम है, हमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है अपने आप को डिस्कस करने में, चीज़ों को सेट करने में। हम अब जो है गवर्नमेंट से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे डिफरेंट चीज़ों के ऊपर थ्रू डिफरेंट पीपल हम एक कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं। हमारे साथ साथ जो तारिक राना साहब जो आप पे ये चेन स्टोर एसोसिएशन वाले और जो पूरा ग्रुप है, सब इन अग्रीमेंट है। मतलब जब आप किसी से भी बात करें, रोड पे चलते हुए कोई आदमी जो आप पूछ लें, तो हमसे पहला सवाल यही पूछता है जो आप पूछ रहे हैं कि मॉल क्यों नहीं खोले और बाकी मार्केट्स क्यों खुल गए, आप तो ज्यादा सेफ है। तो अगेन हम जो बाकी सब लोग की तरह हम भी कॉट बाय सरप्राइज थे, क्योंकि हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सेग्रीगेशन होगी बिटवीन के एक शॉपिंग मॉल अलग और बाकी रिटेल स्टोर अलग। हम तो अपने आप को ज्यादा सेफ समझते हैं, ज्यादा सेफ्टी के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, सब कुछ। हमारा जो आपसे हम यही बता रहे हैं, यही हो सकता है कि हम गवर्नमेंट से बात करें प्लेटफॉर्म्स पे, गवर्नमेंट को कन्विंस करें। और चैलेंज ये है कि हमें असल में, क्योंकि पीक टाइमिंग जो सबके लिए है, हमारे पास जो रिटेल वाले हैं, हमारे पास जो एम्प्लॉयज हैं, उन सब के लिए ये ईद की टाइमिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। और हमारे पास चैलेंज ये कि लोगों को जल्दी कन्विंस करें ताकि हम जो ईद मार्केट है और जो ईद की शॉपिंग है इसकी कंट्रीब्यूशन ले सकें, क्योंकि ये मिस होने का मतलब है कि हम वापस 6-7 महीने पीछे चले जाते हैं। इसमें रिटेलर्स का भी लॉस होता है, हमारे भी लॉस होता है। तो हमारे पास डबल चैलेंज है, एक तो कन्विंस करना और एक टाइमली कन्विंस करना कि हमें जो इस तो टाइम है, जो पीक शॉपिंग टाइम है, इससे हमें गवर्नमेंट अलाउ करे कि हम खुल सके और हम अपनी एक्टिविटीज को रिज्यूम कर सकें। दूसरा तारिक साहब, आपने सुना फैसल साहब की, वो तो कह रहे हैं कि अब आपके साथ हमारा ताउन है, मिलके हम करेंगे। तो अब आपकी कोई अगले 2-4 दिनों में कोई चीफ मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, किसी से कोई मुलाकात, कोई प्रेजेंटेशन गवर्नमेंट नजर आती है आपको आमादा के आपसे कोई प्रेजेंटेशन ले ले? जी सर, मैं इस पर थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। जो आपने सवाल किया उसका जवाब मेरे पास है। हम पिछले 2 महीने से हुकूमत के साथ मुख्तलिफ चीज़ों के लिए कम्युनिकेशन कर रहे हैं। हमें कुछ 3-4 दिन पहले ये अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि ये हुकूमत ना सिर्फ मॉल्स नहीं खोलना चाहती, बल्कि जो भी गुलबर्ग या DHA या ब्रांड्स की जो आउटलेट्स हैं, ये इनको खोलना नहीं चाहती। इन्होंने क्लासिफिकेशन कर लिया अमीर और गरीब। देखें, जहां से इनको पॉलिटिकल माइलेज मिलती है, जहां से आवाज ज्यादा है, जिस चीज को मीडिया पे करता है, मेकिंग कर रहे हैं। ये सरप्राइज हुआ है मॉल के ऑनर्स को, लेकिन हमें सरप्राइज नहीं है। हम इसके ऊपर पहले से लॉबिंग कर रहे थे और हम उनको कन्विंस कर रहे थे कि ये क्लासिफिकेशन में आप ना जाएं, ये लोगों की जरूरत है और अक्रॉस द पाकिस्तान लोगों की जरूरत है। जो DHA में या गुलबर्ग में रहने वाला सिटीजन है, वो पाकिस्तान का सिटीजन नहीं है। आप उनके लिए और तरह से सोच रहे हैं और इशरे और बदामी बाग के लिए और तरह से सोच रहे हैं। हम इनके साथ इकट्ठे हैं, हम इनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आज भी मेरी लाहौर चैम्बर के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे बातचीत हुई है।
हम इसलिए हम समझते हैं कि टाइम बहुत शॉर्ट है और हुकूमत को पहली चीज ये कि इन मॉल्स को अलाउ करे। नंबर 2, अगर वो रश नहीं चाहते, वो क्योस नहीं चाहते, वो टाइमिंग को भी बढ़ाएं और दिनों को भी बढ़ाएं। जिस दिन आपने और मैंने छुट्टी के दिन शॉपिंग करने जाना है उस दिन आप कर्फ्यू लगा देते हैं। अब आप क्या करेंगे? 3 बजे दफ्तर से आएंगे, 3:30 तैयार होंगे, 4 बच्चों को लेके किसी जगह पे जाएंगे तो रश तो लगेगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मॉल की एसोसिएशन और रिटेलर्स की एसोसिएशन ये बिल्कुल एक पेज पे है। इन्होंने जो SOPs हमें दिए हैं, हम आज के दिन 12 घंटे के नोटिस पे इन मॉलों को खोलने के लिए तैयार हैं। हमारी टीमों ने विजिट कर लिया है, इन्होंने जो SOPs हमें दिए हैं हमने उसका होमवर्क कर लिया है। हम इनके शाना बिशाना खड़े हैं। असल चीज ये है कि जो ज्यादा शोर मचाता है हुकूमत उसकी सुन लेती है, ठीक है। जो शरीफाना तरीके से घर बैठा रहता है उसको लगता है कि तारिक आपको साहब, आप भी भी शोर शोर मचाना मचाना शुरू कर दें। हाँ, बहुत लेकिन जरूरी आपका है, शोर जो हमने हालात पहुंचा हो गए दिया हैं। आज। खैर जी, आज के प्रोग्राम से हम सबको इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।